नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, रेलवे के विभिन्न एग्जाम हेतु जो जीके जीएस की सीरीज चालू की गई है, जिसमें 30 वीडियो आने वाली है और टाइम अवधि मैंने आपसे 45 दिन का मांगा है ना। तो ये 30 में से आज आप 5वां वीडियो को देख रहे हैं। इससे पहले 4 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। आशा करते हैं कि आप वीडियो देख के समझे भी होंगे। देखिए, ये जो सीरीज है रेलवे वाली, है ना, तो इसमें कुछ टॉपिक है जिसकी मैं बहुत कम प्रश्न रखूंगा, जैसे आर्ट एंड कल्चर हो गया, जनगणना हो गया, ईटीसी जो मैं पहले कई दफ़ा करा चुका हूं और पास्ट के जो क्लासेस हैं वहां से आप कवर कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा नहीं भटकना है तो सीधे टॉपिक वाइज करके प्लेलिस्ट है ना, उसमें करीब 20 टॉपिक वाइज है, आप वहां से कवर कर सकते हैं। इनके इतर मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा साइंस सिखाने की प्रयास करता हूं, क्योंकि रेलवे के जितने भी एग्जाम है ना, आरपीएफ और एनटीपीसी को छोड़ दिया जाए तो टेक्नीशियन एएलपी में साइंस ही रीड बनती है रिजल्ट की। बाद बाकी आरपीएफ एनटीपीसी में भी क्वेश्चन आते हैं साइंस की, लेकिन उतने नहीं आते जितने टेक्नीशियन वगैरह में आते हैं, है ना। तो मैं साइंस सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए देखिए, और जो प्रश्न अच्छा लगेगा वो भी है, साथ ही साथ करंट अफेयर के भी प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट है। चलिए, पहला जो प्रश्न है, और हाँ, प्रश्न के कई सारे फैक्ट होते हैं, ये फैक्ट जरूर कवर करते जाना है ना। अगर आप हमारा क्लास वॉच कर रहे हैं तो फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी क्लास के लिए। चलिए शुरू करते हैं। बिहार एसएससी का एग्जाम जिन बच्चों को देना है वो भी देखिए, क्योंकि वहां पे भी अच्छे खासे साइंस पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना, का जो है उदाहरण है ना। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण आपके सामने 4 हैं। इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है C2H6। अब ये कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर। देखिए, हाइड्रोकार्बन, है ना, हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त और असंतृप्त। तो जो भी एल्केन ग्रुप के है ना सदस्य, जो भी एल्केन ग्रुप के सदस्य हैं, ये सभी के सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आ जाएंगे। एक के जगह याद रखिएगा, जो भी एल्केन ग्रुप के हैं वो सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आ जाएंगे। आप कहोगे गुरुजी इसमें एल्केन किधर लिखा है, ये तो C2, C2H5, C2H2 ये सब लिखा है। तो आपको थोड़ा बहुत और पीछे ले जाना चाहूंगा, जो पढ़ा दिया हूं। एल्केन का बेसिक सूत्र CnH2n+2 होता है। यहाँ पे n की वैल्यू आप पुट करते जाएं 1 2 3 4, तो आपको इस फॉर्म में आएगा, है ना। अगर n का यहाँ पे C का वैल्यू 2 रखा गया, मतलब C 2 है, मतलब n का वैल्यू 2 रखा गया है तो C2, और H का वैल्यू हो जाएगा 2 दूना 4 और प्लस 2 दूना 4 और प्लस 2 6, यानी H6 हो जाएगा। तो मीथेन पहला होता है, C2 रहेगा तो इथेन हो जाता है, मतलब ये इथेन का सूत्र है, ठीक है। तो ये हो जाएगा भैया संतृप्त। अभी आपने क्या सीखा, जो भी एल्केन ग्रुप के चीज हैं वो सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आते हैं, और जो भी एल्कीन है या फिर एल्काइन है ना, एल्काइन, है ना, इस प्रकार से, तो ये दोनों असंतृप्त में आएंगे, है ना, असंतृप्त में आएंगे, ठीक है। और खाली एल्केन संतृप्त में आएंगे। बाद बाकी जो आप 3 ऑप्शन देख रहे हैं, या तो ये एल्कीन्स हैं या फिर एल्काइंस हैं। बाद बाकी ऑप्शन ए में एल्केन है, यानी इथेन है, ठीक है भाई। चलते हैं आगे। एल्केन का सामान्य सूत्र यहाँ पे लिखा गया है CnH2n+2। इस श्रेणी के सभी हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, है ना, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेप्टेन, है ना, हेक्सेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन। इस प्रकार से यहाँ पे जो है प्रोनाउंस उल्टा हो गया है ना। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नोनेन, डिकेन, इस प्रकार से चलता है भैया पहाड़ा। इसके अलावा एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है न तो प्लस न तो माइनस, CnH2n होता है। क्या होता है, CnH2n होता है। इस श्रेणी के सभी तत्व लगभग असंतृप्त होते हैं, है ना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। मैंने बता दिया एल्कीन और एल्काइन का असंतृप्त। तो एल्कीन का सूत्र CnH2n, एल्काइन का सूत्र CnH2n-2, और पहले नंबर पे आपने एल्केन का देखा था, जो इथेन के रूप में इस क्वेश्चन के आंसर भी हैं। वर्तमान समय में हमारे पास सर्वाधिक मात्रा में जो हमारे सराउंडिंग, हमारे आसपास में जो हमारे या फिर अवेलेबल जो है इस
दुनिया में, है ना, कंपाउंड, तो अधिकांश कंपाउंड जो है कार्बनिक कंपाउंड ही है, यानी कार्बन के ही यौगिक मौजूद हैं दुनिया में। जैसे वायुमंडल में बात करेंगे तो थोड़ा मात्रा में CO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, तो ये जो है कार्बन कहीं ना कहीं इसमें भी कार्बन है। बाद बाकी बता दिए कि सबसे अधिक जो है कंपाउंड पृथ्वी पर या फिर दुनिया में अवेलेबल है कार्बन के। इनके अलावा जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, उनके बीच का आकर्षण बल मजबूत होता है, कमजोर होता है। इस प्रकार से ग्रुप डी में क्वेश्चन बन गया था, तो आप कहोगे जी कमजोर होता है। और यही बॉन्ड, यही जो आपका अट्रैक्शन है, यही जो आपका आकर्षण का बल है, ये जो कमजोर होता है, इसी कारण इसका क्वथनांक और गलनांक दोनों कम हो जाता है। आशा करते हैं क्वथनांक और गलनांक आप समझ रहे होंगे भैया, है ना। ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, तो समझ गए ना कि कार्बनिक यौगिक के जो बीच हैं, उनके जो बीच में जो बल लगते हैं, अट्रैक्शन का बल, आकर्षण का बल, वो बहुत ही कमजोर होती है, इसीलिए इसका क्वथनांक और गलनांक काफी कम होती है। तो कभी कथन के रूप में अगर आपसे पूछे कि भाई कार्बनिक यौगिक के बीच का जो बल है ना, तो कैसा होता है, तो आप कहोगे कमजोर होती है। अगर क्वथनांक और गलनांक पूछेगा कैसा होता है, तो भी लो होता है। इसके अलावा आइसोमार क्या होता है? देखिए आपने आइसोबार सुना होगा, समस्थानिक, संभारिक, ऐसे सुने हैं ना, तो वो पीरियोडिक टेबल के अंदर की चीज है। ये आइसोमर्स यौगिक की चीज है ना, कि स्ट्रक्चर लिखने की अलग अलग तरीके होते हैं भैया। सूत्र एक ही होंगे, जिनका आणविक सूत्र समान हो परंतु स्ट्रक्चर अलग अलग हो, उसे आइसोमेरिक तत्व कहते हैं। ठीक है भाई, है ना। जैसे ब्यूटेन के केस में दो आइसोमर होते हैं, है ना, आइसोब्यूटेन होता है और नॉर्मल ब्यूटेन होता है। उसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल आइसोमर समझिए, आइसोमर्स में जो है आपका सूत्र में कोई डिफरेंस नहीं आती है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है ना, इसकी बनावट में डिफरेंस आ जाती है, उसे कहते हैं भैया आइसोमर्स, है ना। इसके अलावा जब आपका जो होता है संभारिक, है ना, यानी द्रव्यमान समान लेकिन परमाणु क्रमांक डिफरेंट। एक होता है समस्थानिक, है ना, परमाणु भार डिफरेंट लेकिन परमाणु क्रमांक समान। ये सब भी याद रखिएगा, है ना, कथन वाले क्वेश्चन में काम आ जाती है। और आप सभी जानते हैं प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु क्रमांक होती है और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या होता है। ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बना है ना। प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या, और आवर्त सारणी में जितने, मान लीजिए किसी चीज में 5 गो प्रोटॉन है तो वो 5 नंबर पे आवर्त सारणी में होगा। ठीक है, और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या, है भैया। तो ध्यान रखेंगे। और ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ रहता है? केंद्रक के अंदर रहता है। किसी भी तत्व के जो नाभिक होते हैं, केंद्रक होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, वहां रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? चक्कर लगाता रहता है, अशांत है बेचारा। इसके अलावा, है ना, यहाँ पे ब्यूटेन के केस में मैं फिर से लौट आता हूँ, जो आपका आपने आइसोमर देखा, तो यहाँ पे ब्यूटेन भी 2 आइसोमर होते हैं। ब्यूटेन के 2 समस्थानिक होते हैं। एक का नाम है आपका सिर्फ ब्यूटेन या नॉर्मल ब्यूटेन, दूसरा का नाम है आइसोब्यूटेन। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर वाली क्वेश्चन मैं एक आगे रखा हूँ, वहाँ पे आप समझ लीजिएगा। फिलहाल ऐसे होता है आपका ब्यूटेन, जो सिंपल वाली होती है, और जो आइसोब्यूटेन होता है, इसके एक सीध में 4 कार्बन न होकर एगो कार्बन माथा पर होता है। बस इतना ध्यान रखिए, मैं आगे सिखा दूंगा। जो आर्ट से पढ़ा होगा वो भी बच्चा ये चीज जानेगा कि कैसे स्ट्रक्चर खींचा जाता है। गारंटी, थोड़ा सा धैर्य रखिए। ठीक है भाई। इसके अलावा परमाणु का परमाणु जो कार्बन है क्रमांक 6 पे है। द्रव्यमान कितने होते हैं? 12 होते हैं। कार्बन के कई अपरूप होते हैं, यहाँ से छोटे छोटे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कार्बन के जो अपरूप है, हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलेरीन है, कोयला वगैरह भी कार्बन में ही आ जाएंगे, है ना, ये भी अपरूप ही कहलाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे कोष्ठ में एक चीज लिखा हुआ है, देखिए कार्बन क्या होता है? अधातु प्रवृत्ति के होते हैं, यानी बैड कंडक्टर होते हैं। इससे जो है इलेक्ट्रिसिटी फॉलो नहीं हो सकती। लेकिन कार्बन के अपरूप होने के बावजूद ग्रेफाइट जो है ये विद्युत के सुचालक हैं, यानी ये गुड कंडक्टर का काम करता है। गुड कंडक्टर का काम जो है करते हैं कौन भैया? आपका ग्रेफाइट। तो ये एक अपवाद है, जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इस ग्रेफाइट का उपयोग आपसे पूछता है ना, कि भाई सीसा पेंसिल में, है ना, सीसा की मात्रा कितनी प्रतिशत? 5%, 4%, 10%,
या 0%? तो आप कहते हो दादा 0%, क्योंकि पेंसिल बनाने के लिए है ना ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। ठीक है भाई। इसके अलावा नाभिकीय रिएक्टर में भी ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है, किस रूप में? मंदक के रूप में। किस रूप में? मंदक के रूप में, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हीरा जो है, जो कार्बन के अपरूप है और सबकी ख्वाहिश होती है भाई हम तो शायद जिंदगी भर में देख भी ना पाएंगे कैसा होता है ओरिजिनल हीरा, है ना। तो ये जो हीरा होता है ये प्रकृति में सबसे कठोर तत्व है। ठीक है। शुद्ध हीरा पारदर्शी होता है और हीरा जो है चमकते हैं। टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है हीरा चमकते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण और क्या क्या चीज होते हैं? तो आपको हेलुसिनेशन की घटना दिखाई पड़ती है, यानी मृग मरीचिका की घटना दिखाई पड़ती है। ये मृग मरीचिका कहाँ आती है? तो खास करके गर्मी के दिनों में या तो जो है अलकतरा डामर वाला रोड होना चाहिए या मरुस्थल होना चाहिए, जहाँ पे जल की आभास दूर से होती है लेकिन वहाँ पे वास्तव में कोई जल नहीं रहता है। टूटा हुआ कांच जो दरार आती है और वो जो चमकती है, ये किस लिए होती है? तो ये भी भैया जो है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही ऐसा हो पाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का इस्तेमाल एंडोस्कोपी में भी होता है, एंडोस्कोपी में। और आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का इस्तेमाल जो है टेलीकॉम सेक्टर में भी किया जाता है ना। OFC केवल इसी सिद्धांत पे कार्य करता है, यानी ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है भाई। OFC केवल ऑप्टिकल फाइबर केवल। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक भी पास्ट में पूछा है, आप लोग ही बता देना। चलो, प्रयोगशाला में मानव निर्मित पहला कार्बनिक कंपाउंड कौन सा था? तो आप कहते हो यूरिया। यूरिया का सूत्र इंपॉर्टेंट है। कुछ एक चीज की सूत्र मैंने पहले ही दिन बता दिया था, कई बार रिपीट किए हैं, आप जो है याद जरूर करके रखिएगा। जैसे खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, विरंजक चूर्ण, जिंदा चूना, बुझा हुआ चूना। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यूरिया, ये सब कुछ एक चीज है। आई लव बिट्रियोल, सोरा, बेंजल्डिहाइड, इसके अलावा क्लोरोफॉर्म, ये सब की सूत्र जरूर याद रखें। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा शुष्क जो कार्बन, देखिए ये जो है इसकी भी स्ट्रक्चर अगर आप लिखना चाहें, फिलहाल मैं यहाँ लिख देता हूँ लेकिन समझाऊंगा आगे ही, क्योंकि जो है ना अभी आप समझोगे नहीं कि ये कैसे होता है। NH2 इस प्रकार से रहता है और यहाँ पे आपका रहेगा कार्बन और यहाँ पे डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं O। ठीक है। इस प्रकार से यूरिया का संरचना होता है। ग्रुप डी एग्जाम 2022 में ये भी संरचना पूछा गया है ना। इनके अलावा शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड को ठोस बर्फ भी कहा जाता है, ड्राई ऐश कहते हैं आपका किसके भैया, है ना, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड को, ये तो सभी जानते हैं। और नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली गैस कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल कहाँ करते हो? आग बुझाने में, अग्निशामक के रूप में, तथा ठंडे पेय पदार्थ जो कोको कोला, पेप्सी वगैरह होते हैं वहां भी इस्तेमाल इसका होता है। अगला प्रश्न है, सुल्तान जौहर कप टूर्नामेंट 2023 में भारत ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? देखिए भारत जो है तीसरा नंबर पे आया है और तीसरा नंबर की पदक आप सभी जानते हैं क्या होना चाहिए? तो कांस्य होना चाहिए। तो ऑप्शन तो नहीं है, डायरेक्ट कांस्य है ना। सुल्तान जौहर कप टूर्नामेंट प्रतियोगिता ये 2023 में कहां पे हुआ? तो ये मलेशिया के अंदर हुआ है। जर्मनी को गोल्ड मिला है ऑस्ट्रेलिया को हरा के, है ना, यानी ऑस्ट्रेलिया को अगर पूछेगा तो रजत मिला है। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ट्रॉफी भी पूछता है कि भाई सुल्तान जौहर किस खेल से संबंधित है? तो आप कहते हो हॉकी से संबंधित है। डायरेक्ट पूछता है स्टैटिक्स फॉर्म में। भारत को क्या मिला? कांस्य मिला, है ना। इसी प्रकार से जो FIH जूनियर विश्व कप ये कहां पे हो रहा है? तो ये कोलालमपुर दिसंबर 2023 में कराया गया, कोलालमपुर, है ना। इसके अलावा FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2023 ये कहां पे हुआ था? तो भारत में हुआ था। ये दोनों स्टेडियम का नाम जरूर याद रखें, कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, क्योंकि बिरसा मुंडा स्टेडियम रांची के अंदर भी है, यानी झारखंड के अंदर भी है ना, झारखंड के अंदर भी है, लेकिन वो दूसरा है बिरसा मुंडा, है ना, उसका नाम है फुटबॉल स्टेडियम। और ये बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है आपका कहां पे? राउरकेला उड़ीसा के अंदर। यही दोनों जो है स्टेडियम में हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कराया गया था। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम जो है खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद साहब है। नीचे बहुत हल्ला करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हाँ वो बता दिए थे कि हॉकी वर्ल्ड कप इंडिया में। अच्छा, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी जो है इंडिया में ये विश्वनाथ आनंद साहब है। उस समय राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था। और प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने यह पुरस्कार प्राप्त की, रानी रामपाल। ठीक है भाई, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और क्रिकेटर में अगर महिला खिलाड़ी पूछे कि पहली बार क्रिकेटर कौन सी महिला क्रिकेटर को जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार या इनका पहला नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला, तो मिताली राज मारिएगा। ठीक है भैया। इसके अलावा
हॉकी खेल की अवधि 60 मिनट की होती है, इसमें 11 गो खिलाड़ी होता है, और फुटबॉल खेल की अवधि जो है ये 90 मिनट की होती है। इसके अलावा हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत 1971 में हुई थी और प्रथम इवेंट के विजेता रहे थे पाकिस्तान। भारत 1975 में हॉकी वर्ल्ड कप का विजेता बना था। इसके अलावा ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जो है हॉकी खेल के अंदर ही 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत को मिला था, और उस टीम की कैप्टेंसी जो है जयपाल सिंह मुंडा साहब कर रहे थे। अब तक भारत को 8 हॉकी में गोल्ड मिल चुका है ना भैया, तो ये जरूर ध्यान रखेंगे, है ना। अगर बात करें कि भाई ओलंपिक में अब तक जो है कितने गोल्ड मिले, तो 10 गो मिला है, वो अभिनव बिंद्रा, एगो नीरज चोपड़ा के द्वारा, है ना। इसके अलावा 120 न्यूटन का एक बल 40 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है। उत्पन्न होने वाला जो त्वरण है इसकी गणना कीजिए, आपसे पूछ रहा है। देखिए न्यूमेरिकल भी धीरे धीरे मैं आपको सारा जो भी आपके एग्जाम में आता है लगभग बताते आ रहा हूँ, जैसे ओम के नियम पे आधारित, हीट वाला, है ना, घरेलू विद्युत खपत वाला, चांद पे भार वाला, इतना तो अब तक बता चुका हूँ। आज न्यूटन की सेकेंड नियम का प्रयोग करते हुए हम जो है ये ज्ञात करेंगे, त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, मास ज्ञात कर सकते हैं, या फिर बल ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि F बराबर जो है ma होता है ना। तो यहाँ से 3 में से 2 दिया रहेगा, ये ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर डायरेक्ट है 3 मीटर, है ना, सेकेंड इनवर्स, है ना, 3 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 है। अब इस प्रकार से नहीं लिख रहा है कीबोर्ड में, इसीलिए आप स्क्वायर समझिए, नीचे बट्टा दिया गया है, ऊपर जाएगा तो पावर -2 हो जाएगा। आप सभी जानते हैं, मैथ तो आपका काफ़ी तेज है। देखिए F बराबर होता है जी ma, ये कहाँ से आता है, आपसे डायरेक्ट ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि न्यूटन के सेकेंड नियम से हमें क्या प्राप्त होता है, तो आप कहते हो दादा कि बल का व्यंजक प्राप्त होता है, समीकरण प्राप्त होता है, इक्वेशन प्राप्त होता है। तो यही है बल का व्यंजक, F बराबर ma, जहाँ F फोर्स है, m मास है यानी द्रव्यमान है, a एक्सेलरेशन यानी त्वरण है। ठीक है भाई, तो जरूर ध्यान रखेंगे ये। इसीलिए 120 बराबर यानी 4a बराबर 120 हो जाएगा। अब यहाँ से प्रश्न से देखिए ना, प्रश्न में क्या दिया है, 120 न्यूटन दिया है ना, 120 न्यूटन दिया है। अब आप जानते हो कि बल का मात्रक न्यूटन होता है। अगर यहाँ पे बल शब्द नहीं भी लिखा रहता तो भी आपको इतनी तो समझ होनी चाहिए कि इसमें जो है फोर्स की ही बात हो रही है ना, क्योंकि भार का भी मात्रक न्यूटन होता है और बल का भी। तो चूंकि यहाँ भार से कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, कभी कभी एग्जामिनर ऐसे भी अतरंगी खेल खेलते हैं। ठीक है भाई, तो जरूर ध्यान रखें। तो 120 यहाँ पे F का वैल्यू 120 दे रखा है। इसके बोला और क्या भैया, द्रव्यमान 40 kg यानी मास जो है ये 40 है, अपने को A निकालना है। ठीक है भाई, तो अभी हमने कहा कि भाई क्या होता है, F बराबर ma होता है, तो 120 बराबर 40 गुने A हो जाएगा, 4 तिहाई के 12 कट जाएगा, A का वैल्यू 3 आ गया, है ना। और मात्रक तो आप समझते ही हैं क्या होता है, तो वो सामने लगा दिया हमने बस। इसके अलावा बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, भार का भी मात्रक न्यूटन होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, दाब का मात्रक पास्कल, हाइड्रोलिक ब्रेक, लिफ्ट सब पास्कल के सिद्धांत। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़ता का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व क्या होता है, जब तक जो कोई भी पिंड जो है अपने आप में मग्न रहना चाहता है, जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे, उसे जड़त्व, है ना। जैसे चलते हुए गाड़ी पे चल पड़ने से अचानक जो है बदलाव आना, ये सब सभी जड़ता के उदाहरण है। त्वरण जो है सदिश राशि होती है। वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, जरूर याद रखें। आगे एक न्यूमेरिकल आएगा जहां पे मैंने आपको और भी चीज़ समझाना चाहूँगा। ठीक है भैया, देखिए भैया जो 2, 4, 5, 10 दिन से मैं लगातार मतलब गायब रहता था, लगातार नहीं बन पाए। इसके पीछे की वजह ये ई बुक था। कल फाइनली आपको फुल्ली जो है रिव्यू किया हुआ ई बुक, है ना, करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड करके और एक एक वर्ड को टटोल के आप लोगों को दे दिया गया है ग्रुप में। तो जो बच्चे ग्रुप में ऐड हैं ई बुक वाले में, वो जरूर प्राप्त कर ले। अब आप प्रिंट करा सकते हो। टोटल पेज की बात करेंगे तो इसमें टोटल जो है 440 के करीब पेज है, जिसमें नीचे साइड में टॉपिक वाइज ऐड किया गया है। पहले इस प्रकार के प्रश्न और एक्स्ट्रा फैक्ट। हमारी 100+ क्लास की जो है ये ई बुक है, तो किसी भी एग्जाम में क्या अहमियत रखती होगी ये आप भी जानते होंगे, आपसे छुपा नहीं है। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो बच्चे को नहीं लेना होता है, सिर्फ टटोलने के लिए
मैसेज ना किया करें। हमारा टाइम तो है ही कीमत, आपका टाइम भी बहुत कीमती है। अभी नहीं समझोगे, एक आध साल जब नौकरी के लिए बच जाता है तब आदमी को लगता है कि अरे हमने क्या किया। ठीक है, तो जो है लेना हो तभी आया कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और ले सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि किसी भी किताब, किसी भी, मैं आप नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, क्लासेस वगैरह से आपको ये ज़्यादा फ़ायदा करा के देगा जी, ज़्यादा फ़ायदा करा के। ठीक है भाई। इसके अलावा ये जो आप आरपीएफ की अभी क्लास देख रहे हैं रेलवे के लिए, ये 49 के हैं मात्र, है ना। इसमें 30 क्लास आएंगे और मैंने कहा था मुझे लगेगा कि भाई सफिशिएंट नहीं हो पाया मटेरियल तो मैं और भी क्लासेस बढ़ा के आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन फ़ी नहीं बढ़ेगी, ये 49 रुपया ही रहेगी। तो दोनों अगर ले लें 150 की बात होती है तो भैया एक अच्छा खासा दोनों, यानी एसएससी भी, राज्य सरकार की भी और रेलवे भी निपट जाएंगे। और एक बार विश्वास करके तो आप देख सकते हैं, मैं आपको पहले ही बताया हूँ, छोटे चैनल पर जल्दी लोग विश्वास नहीं करते, लोग भीड़ का हिस्सा बनते हैं, है ना। कोई मुझे बता दो, कोई टीचर ये बोला हो आज तक कि मेरे इस लेक्चर, मेरे इस क्लास से जो है 80% क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा तो आपका पैसा रिटर्न। कोई ऐसा बोलता है तो मुझे भी लेना है बोलना। ठीक है भाई। इसके अलावा वर्ड्स ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम आइडिया ऑफ अ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वर्ड्स ऑफ फ्रीडम के लेखक है भैया भीमराव अंबेडकर। कौन है? भीमराव अंबेडकर साहब है। भीमराव अंबेडकर के अन्य पुस्तकों में वेटिंग फॉर वीजा भी है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ये ग्रुप डी में पिछली बार काफ़ी बार पूछा गया, फिर एसएससी के एमटीएस में 2-3 बार पूछे गए। इसके अलावा भीमराव अंबेडकर से और संबंधित बात करते हैं, इन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है ना। लेकिन यहाँ से भी एक क्वेश्चन एग्जामिनर ने और नीचे से पूछ दिया कि भाई जो संविधान की पांडुलिपि है अंग्रेजी भाषा की, वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो संविधान की जो पांडुलिपि है इंग्लिश भाषा की, ये प्रेम बिहारी राय जादा के द्वारा लिखा गया था, याद रखिएगा, है ना। प्रेम बिहारी राय जादा के द्वारा लिखा गया था। भारतीय संविधान में सबसे अधिक स्रोत कहाँ से लिए गए हैं? तो आप कहते हो भारत सरकार अधिनियम 1935 से सबसे अधिक स्रोत जो है ना ग्रहण किए गए हैं। और कैबिनेट मिशन जो है संविधान निर्माण से संबंधित बॉडी थी जो भारत आया था, जिनके 3 सदस्य हुआ करते हैं। आज भी ये क्वेश्चन एवरग्रीन है। कौन कौन थे? स्टोफर्ड क्रिप्स थे, एलेक्जेंडर थे और आपका लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, है ना। इसके अलावा भीमराव अंबेडकर साहब तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। कब कब होती है? 1930, 1931 और 1932। कहाँ पे हुआ था? तीनों लंदन के अंदर ही हुआ था और तीनों में भीमराव अंबेडकर साहब भाग लिए थे। सेकेंड वाले में गांधी जी भी भाग लिए थे। ठीक है, सेकेंड वाले में गांधी जी ही भाग लिए थे। जो कराची अधिवेशन होती है, कांग्रेस की अधिवेशन कराची वाली, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं, तो वहीं पर जो है जाना तय होता है और गांधी जी सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में अध्यक्षता कौन किए थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। ये कौन थे भैया? तो ये उस समय के इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। अगला है भीमराव अंबेडकर साहब जो है 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन भी चलाए थे। इनके अलावा जो आपका 1932 में, जिसे पूना समझौता कहते हैं, गांधी जी के साथ एक समझौता भी होती है। इसके अलावा अंतरकोशिकीय स्थान इंटरसेलुलर स्पेस में एक विशेष प्रकार का द्रव लिक्विड फील होता है, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, सोचिए। कोशिकीय द्रव, अंतरकोशिकीय द्रव, कोशिकांग द्रव या जीव द्रव। ठीक है भाई, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंतरकोशिकीय द्रव। नाम से स्पष्ट है। अंतरकोशिकीय स्थान किसे कहते हैं? जैसे जैसे बहुत सारे कोशिका की समूह है ना, तो उसके बीच में जो माइनर सी जगह बच जाती है, गैप बच जाती है, वहां एक प्रकार का लिक्विड फील रहता है अपने आप में, इसे कहा जाता है भैया अंतरकोशिकीय द्रव्य। ठीक है भाई, कोशिका को आंख से तो आप देख रहे होंगे, है ना। इनके अलावा समूह में मौजूद कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान बच जाते हैं, उस रिक्त स्थान को अंतरकोशिकीय स्थान कहा जाता है। जो एक प्रकार के द्रव्य से भरे होते हैं, जिसे अंतरकोशिकीय द्रव्य कहा जाता है ना, अंतरकोशिकीय द्रव्य कहा जाता है, इंटरसेलुलर फ्लूइड कहा जाता है इसे। ठीक है भाई। इसके अलावा कोशिका के विभिन्न अंग को क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई एक कंप्यूटर जो है, एक कंप्यूटर में सीपीयू अलग होते हैं, लेकिन हम उस कैबिनेटवे को सीपीयू बोल देते हैं। तो ऐसा नहीं है, कोशिका बोलने को बोल देते हैं, लेकिन उनके अलग अलग छोटे छोटे चीज होते हैं जिसे कोशिकांग कहा जाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, इन
इन तीनों के उपनाम जिसको पता हो मन में स्मरण करे। चलो बता देता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को पावर हाउस कहते हैं, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के सिर्फ यूकेरियोटिक सेल में ही होगा, है ना, यूकेरियोटिक सेल में ही होगा, ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है ये तो न्यूक्लियस में पाया जाता है, आप सभी जानते हैं। न्यूक्लियस के अलावा और कहाँ पाया जाता है, तो आप कहते हो जी थोड़े मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। इसके अलावा देखिए साइटोलॉजी के अंदर कोशिका का अध्ययन किया जाता है, वहीं एक हिस्टोलॉजी होता है। हिस्टोलॉजी के अंदर आप टिश्यूज उत्तक की अध्ययन करते हैं, उत्तक, है ना। सबसे पहले बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका जो ब्लड है ये क्या है, तो ब्लड क्या है, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, वो भी एक प्रकार का टिश्यूज है जो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, वो भी एक प्रकार का टिश्यूज है जो लिक्विड फॉर्म में है। आज तक कोई भी वैज्ञानिक जो है कृत्रिम रक्त नहीं बना पाया है ना। तो भगवान कुछ कमांड अपने हाथ में ही रखना चाहते हैं, है ना, तो जो है थोड़ा बहुत तो है, कोई ना कोई तो पावर है। इनके अलावा पेड़ पौधे के जो संवहनी उत्तक होते हैं, है ना, जैसे आपका जाइलम और फ्लोएम होता है। यहाँ से ग्रुप डी में आपको अगर याद हो पूछा गया था कि जो जाइलम होते हैं वो कितने प्रकार के कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, ऑप्शन में 3, 4, 5, 6 दिया था। ये मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं एनालिसिस करवाया था और वहीं से मैं जो है आपको पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ, है ना। तो भैया ये है संवहनी उत्तक। संवहनी उत्तक कौन कौन से हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जहाँ पे आपका जो जाइलम है इससे क्या होता है, तो जाइलम हमेशा नीचे से ऊपर की काम करती है ना, यानी जड़ से जो है, ये मान लीजिए मैं थोड़ा पेड़ तो बना ही सकता हूँ, है ना, ये है पेड़, है ना, ये है आपका पेड़, ये आपका पेड़ है। तो ये जो पेड़ है तो जाइलम ऊपर की तरफ काम करता है, यानी जल के द्वारा जो भी लिक्विड फॉर्म की चीज अवशोषित किए जाते हैं उसके विभिन्न यानी पौधे के विभिन्न हिस्से तक पहुंचाने का काम करता है। फ्लोएम जस्ट उल्टा है ना, फ्लोएम जो है जस्ट उल्टा है। आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की घटना कहाँ पे होती है, पेड़ पौधे में। तो आप कहते हो भैया प्रकाश संश्लेषण की जो घटना है फोटोसिंथेसिस की, ये पौधे के हरा भाग में होगा, और हरा भाग मंजे पत्ती। तो पेड़ पौधे के पत्ती के द्वारा जब प्रकाश संश्लेषण होती है तो प्रकाश संश्लेषण में भोज्य पदार्थ या लवण का निर्माण होता है जो पौधे को जीने के लिए आवश्यक है। तो उस लवण को पौधे के विभिन्न भागों में ले जाएगा फ्लोएम, और जड़ के द्वारा जो पानी वगैरह सोखेगा उसको ले जाएगा जाइलम। आई होप आप समझ गए। इसके अलावा मैंने बताया था पेड़ पौधे सांस कहाँ से लेते हैं, स्टोमेटा से लेते हैं, है ना। पेड़ पौधे में सेल वाल का होना उसको अद्वितीय बनाता है, अलग बनाता है जंतुल सेल से, है ना। तो इस प्रकार के, तो भैया यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी आपने जो जाइलम देखा जो नीचे से ऊपर की तरफ ले जाता है लिक्विड को, वो 4 प्रकार के कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। याद रखिएगा 4 प्रकार के। आज तक नाम नहीं पूछा है, सिर्फ नंबर ही पूछते हैं कितने प्रकार की। ये क्वेश्चन फ्लोएम में कभी नहीं बनेगी क्योंकि फ्लोएम में अनिश्चित है, बहुत सारे हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा फ्लोएम यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थ जो विशेष प्रकार के पौधे या हरा पत्तियों के में होता है पौधे के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का काम करती है। अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। दोनों कैसी कोशिका है, संवहनी उत्तक। सभी प्रकार के पेड़ पौधे में नहीं पाए जाते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कुछ में नहीं भी पाए जाते हैं। T20 क्रिकेट मतलब कुछ संघ में नहीं, कुछ जो समुदाय है उसमें नहीं पाए जाते हैं ऐसा। T20 में 4000 सबसे तेज रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये ऋतुराज गायकवाड़ है अपना भैया। T20 कहने का मतलब सिर्फ इंटरनेशनल ही नहीं, सभी मिला के इस फॉर्मेट में, ठीक है। IPL 2024 में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी है कप्तान, लेकिन नाम के लिए, है ना। लेकिन जो मेन कप्तान नियुक्त किया गया है ये ऋतुराज गायकवाड़ को। इस बार IPL के कप्तान से भी क्वेश्चन आएंगे। 10 कप्तान का नाम बता दिया हूँ भैया क्योंकि बहुत ज़्यादा हेर फेर है। T20 क्रिकेट में सर्वाधिक 500 छक्का लगाने का रिकॉर्ड अभी 4 दिन पहले ही रोहित शर्मा साहब जो है बनाए हैं। इसके अलावा वनडे क्रिकेट में तीसरा सर्वाधिक रन बनाने, 13,000 सबसे फास्ट वनडे रन बनाने और सबसे अधिक शतक 50 शतक बनाने, है ना, ये सभी विराट कोहली के नाम हैं। इनके अलावा ICC वनडे, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, लिख लो गांठ बांध लो। ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 विराट कोहली को घोषित किया गया, ये शायद कम पूछे। ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर पैट कमिंस को पूछा गया है, ये भी शायद कम पूछे, लेकिन ये जरूर पूछे कि सर गारफील्ड अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को दिया गया है 2023 में। तो ये आप कहोगे भैया पैट कमिंस को, क्योंकि जो ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना जाता है उसे ही जो है आपको सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड
दिया जाता है। और जो महिला में आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर चुनी जाती है उनको जो है आपको दिया जाता है हो रिचेल फ्लिंट अवार्ड। तो इन दोनों अवार्ड का नाम ध्यान रखेंगे। एसएससी की एग्जाम जो हुए थी हमारे ख्याल से सीजीएल, उसमें पूछा गया था कि इनका नाम लेके कि नाइट स्कीवर ब्रंट को साल 2022 के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि लगातार 2 साल से ये आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर है महिला में। 2022 में भी यही थी, इंग्लैंड की है नाइट स्कीवर ब्रंट। और अपना स्काई सूर्य कुमार यादव भी 2 साल से जो है T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हुए हैं, 2023 के लिए भी और 22 के लिए भी थे। ठीक है, तो इनको ये वाला अवार्ड ऑप्शन में दिया गया था, यही आंसर करना था। क्रिकेट खेल में आ जाते हैं तो जो पिच होता है, जो बल्लेबाज दौड़ता है रन के लिए, इसकी लंबाई होता है 20.12 मीटर। पंपिंग क्रीज की जो आपका जो लंबाई होता है ये 4 फुट होता है। पिच की चौड़ाई 3.05 मीटर होता है। किल 10 तरीके से आउट हो सकते हैं खिलाड़ी, है ना। इसके अलावा पहली बार जो विश्व कप, सबसे अधिक बार विश्व कप कौन जीते? ऑस्ट्रेलिया 6 बार। भारत विश्व कप 1983 और 2011 में जीते हैं। भारत के लिए टेस्ट शतक पहला लाला अमरनाथ और पहला 20 शतक T20 वाला सुरेश रैना, वनडे वाला कपिल देव, है ना। इनके अलावा 20 किलो द्रव्यमान की एक साइकिल पर कोई बाहरी बल लगातार 2 सेकेंड तक कार्य करता है। साइकिल के वेग को 2 मीटर प्रति सेकेंड से परिवर्तित कर 5 मीटर प्रति सेकेंड कर देती है, तो बल का परिमाण क्या होगा? देखिए यहाँ भी वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है भाई, जो क्वेश्चन अभी बताया था ऊपर ना, अगर थोड़ा सा भी याद हो तो वही क्वेश्चन है, क्योंकि कोष्ट में एक परिभाषा भी हमने लिखा था त्वरण का, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ भी वेग में परिवर्तन हो रही है, 2 से 5 मीटर हो जा रही है। किस कारण से? क्योंकि ये है ना, ये आपका जो है एक बल कार्य कर रहा है जो 2 सेकेंड तक कार्य कर रहा है। ठीक है भाई, है ना। तो और द्रव्यमान कितना है उस साइकिल का? 20 kg। तो अपने को बल निकालना है, तो बल कैसे निकालेंगे? वही सेम फार्मूला, F बराबर, है ना, F बराबर ma। ठीक है, तो यहाँ पे F ही निकालना है ना। तो देखिए कैसे निकलेगा, F निकलेगा कैसे? सबसे पहले F बराबर ma होता है, अपने पास m गिवन दिया है, m कितना दिया है? 20 kg दिया है। a पता है क्या? हाँ, पता करना चाहोगे तो हो जाएगा। वेग में परिवर्तन की दर यानी 5 में से 2 को घटाएंगे और कितने समय में हुआ? तो 2 सेकेंड में। ये हो गया भैया क्या? ए। अब तो F निकल जाएगी ना, तो निकाल लीजिए। तो क्या हो गया? 20 गुने, है ना, कोष्ट में 5 - 2/2, तो ये हो जाएगा 10, अंदर में बचेगा 3। तो F का वैल्यू आ जाएगा भैया 30 न्यूटन, क्योंकि बल को न्यूटन में लिखते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक होमवर्क भी मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिखा है, बना लीजिएगा, ताकि जो है एक आपका फुल कंठस्थ हो जाए, है ना। उपयुक्त प्रश्न में मास दिया गया था, मैं बना के दिखा, यही लिखा है। इस प्रश्न के विशेष जानकारी ऊपर हम समझ चुके हैं, यह भी लिखा है। एक प्रश्न आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख के रखा हूँ, 10 सेकेंड में किसी वस्तु की शुरुआती वेग 18 मीटर प्रति सेकेंड से बढ़कर 30 मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है, त्वरण ज्ञात कीजिए। ये तो और हल्का है। ठीक है भैया, चलते हैं आगे। खाली त्वरण ही ज्ञात करना है, वेग परिवर्तन के दर ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं? v2 - v1 बट्टा जितने समय में होता है ना। प्रो कबड्डी लीग 2024 के उप विजेता कौन है? आप सभी जानते हैं, जिस प्रकार से आईपीएल क्रिकेट में इंपोर्टेंसी रखती है, उसी प्रकार से कबड्डी के अंदर प्रो कबड्डी लीग इंपोर्टेंसी रखती है। ठीक है, तो प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत हुई थी दादा 2014 ईस्वी से, और अभी सीजन 10 हुआ है जो फरवरी में समाप्त हुआ है। और ये प्रो कबड्डी लीग के विजेता बने हैं पुनेरी पल्टन। ठीक है, किसको हरा के? हरियाणा स्टेलर्स के हरा के, स्टेलर्स, है ना। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे, उप विजेता हरियाणा है और विजेता पुनेरी है। आईपीएल की शुरुआत कब होती है? 2008 में। WPL 2 बार हुआ है, पहला बार का विजेता MI था, दूसरे बार का RCB है। 2023 में हुआ था WPL, मतलब महिलाओं का IPL। ODI पुरुष वाला 1975 में शुरू हुआ था, महिला वाला ODI वर्ल्ड कप 1973 में शुरू हुआ था। T20 पुरुष वाला वर्ल्ड कप 2007 में हुआ था, महिला वाला T20 वर्ल्ड कप 2009 में हुआ था, महिला वाला अंडर 90 T20 वर्ल्ड कप 2023 में शुरू हुआ था, और पहला विजेता इंडिया ही रहा था, है ना, इंडिया ही रहा था, इंग्लैंड को हरा के, और साउथ अफ्रीका में यह खेल हुआ था। लुखड़ियार की गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है, जहां शैल चित्रों का अंकन देखने को मिलता है? यानी जो शैल होते हैं, पत्थर पे जो नक्काशी वगैरह है, ये देखने को मिलता है आपको लुखड़ियार की गुफा में। तो ये भैया उत्तराखंड के अल्मोड़ा के पास है आपका क्या भैया? लुखड़ियार की गुफा। तो इसे जरूर ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर, ये आज भी पुराना नहीं
नहीं हुआ है। वैली ऑफ फ्लावर जो है ये काफ़ी दफ़ा एग्जाम में पूछे जाते हैं, यूनेस्को में के धरोहर हैं और ये उत्तराखंड में है। बाद बाकी जो आपका नंदा देवी है या फिर कमेत है, ये सब उत्तराखंड में कुमायूं हिमालय क्षेत्र की जो है वो सर्वोच्च चोटी वगैरह हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में जो है भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय भी है, ये भी बताए थे। इसके अलावा जो लुखड़ियार है, जो भीमबेटका है, इन सभी गुफाओं में पाषाण कालिक जो है शैल के चित्रण अंकन देखने को मिलता है। प्रसिद्ध हम्पी का खंडहर ये कर्नाटक राज्य में है। इसकी खोज कौन किए थे? आज फिर से क्वेश्चन आप लिए रखता हूँ, क्योंकि 4 गुफा की खोज मैंने बता दिया था। हम्पी हो गया, सांची हो गया, है ना। इसके अलावा और कौन सा बताए थे, है ना, हम्पी हो गया, सांची हो गया, है ना, और 2 याद नहीं आ रहा है, बताए तो थे, है ना अभी। इसके अलावा अजंता का गुफा, एलोरा का गुफा, एलिफेंटा का गुफा, कार्ला का गुफा, ये सभी के सभी कहाँ पे रहेंगे? तो ये सभी के सभी महाराष्ट्र के अंदर रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा जंजीरा का किला भी महाराष्ट्र में है, ये CGL ने पूछा था, और ये जंजीरा का किला मेरे से लगभग, है ना, 2 से 2.5 घंटे की रास्ता है, लेकिन मैंने कभी गया नहीं। इनके अलावा मध्य प्रदेश के अन्य गुफाओं में बाघ गुफा है, उदयगिरी का गुफा है। उदयगिरी का गुफा बताया था दादा, ये जो है उड़ीसा में भी है, इसीलिए क्वेश्चन SSC पास्ट में आपसे कर लिया है कि उदयगिरी का गुफा निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है। और यही हूबहू क्वेश्चन जो है RRB NTPC स्टेज 1 2021 में भी पूछा गया है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं का क्वेश्चन कहीं नहीं पूछा जाता, एकदम पूछा जाता है, ठीक है। उदयगिरी की गुफा का संबंध जो है ये कलिंग नरेश खारवेल से, आप सभी जानते हैं खारवेल जो है कलिंग का राजा था उस समय, और जो खारवेल है इसका संबंधित धर्म भी पूछता है, तो ये जैन धर्म से संबंधित थे खारवेल, है ना। और हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये खारवेल से ही संबंधित है, ये ध्यान रखेंगे। उदयगिरी का गुफा मध्य प्रदेश में भी है और उड़ीसा के अंदर भी है। भारत आने वाले निम्नलिखित विदेशी लेखक, दार्शनिक इत्यादि का सही क्रम क्या है? पहले मेगास्थनीज, फहियान, हेनसांग, अल्बरीनी, यही सही है, यही सही है। मेगास्थनीज आएगा, पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश की स्थापना करेगा कि पहले चंद्रगुप्त द्वितीय शासक ही बन जाएंगे? तो आप कहोगे दादा कि पहले स्थापना होगी तब शासक बनेगा, तो मैं आगे का देखा ही नहीं, ये 2 सही है ना। बाद में कि फहियान आया, पहले फहियान आ गया, तब मेगास्थनीज आया, तो पहले चंद्रगुप्त द्वितीय हुए कि पहले चंद्रगुप्त मौर्य हुए? तो पहले चंद्रगुप्त मौर्य हुए, इसीलिए ये ऑप्शन कट गया। अलबरूनी तो कल आया है, इसके अलावा अलबरूनी इसमें भी है, तो ये तीनों ऑप्शन को मैं छाड़ दिया, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। अब ये क्या क्या थे, क्यों आए थे, किसके साथ आए थे, देख लेते हैं। देखिए, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहना पसंद किया, और रहे भी क्यों नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि उनकी पुत्री से जो है शादी हुआ था, तो उनको 2 लालच था कि उधर देख रेख भी करना और थोड़ा भी टेढ़ा हो तो मुझे बताना। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर जो है किसके सहायता से? चाणक्य की सहायता से, ठीक है। चाणक्य को और क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहते हैं। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक का लेखन किया। अगर आपसे कोई पूछे ये इंडिका किस भाषा की पुस्तक है, तो आप कहना यूनानी या ग्रीक भाषा की पुस्तक है, क्योंकि अभी SSC ने आपसे क्वेश्चन करा है कि जो रेहला पुस्तक है वो किस भाषा की है, जो मोरक्को निवासी इब्न बतूता ने लिखा था। तो रेहला जो है अरबी भाषा की ग्रंथ है, ठीक है। इसके अलावा चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की भी रचना की, अर्थशास्त्र। इसके अलावा चंद्रगुप्त सेकेंड के काल में आपका जो है फहियान भारत आए थे। हेनसांग हर्षवर्धन के काल में आए थे, नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित थे, है ना। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। हेनसांग जो है लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहा और अपना यात्रा वृत्तांत या उनका जो अनुभव रहा उनको एक लेख में जो है छापा, जिनका नाम है CU की, है ना। हर्षवर्धन दक्षिण भारत की यात्रा खास करके कांचीपुरम की किए, किसके समय किए? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में किए। ये क्वेश्चन अभी थोड़ा भी पुराना नहीं हुआ है, पूछा था और मैं यूबुक वगैरह में भी डाल दिया हूं। इनके अलावा हर्षवर्धन की मृत्यु जो है के बाद, जब हर्षवर्धन मर जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, कन्नौज उस समय शक्तिशाली एरिया था। इस कन्नौज पे 3 वंश जो है कब्जा करने के लिए टूट पड़े और आपस में लड़ पड़े। ये कौन कौन थे भैया? प्रतिहार नागभट्ट प्रथम वाला, गुज्जर प्रतिहार पाल गोपाल वाला, और आपका जो है राष्ट्रकूट दंती दुर्गा वाला। ये प्रथम शासक का नाम बताया मैं तीनों का, और ये तीनों जो है कन्नौज पे आधिपत्य जमाने के लिए जो है एक युद्ध करते हैं, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। इनके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त हैं और ध्वंसकर्ता बख्तियार खिलजी है। इसके अलावा अल बरूनी ये मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आए थे। जहां पे मोहम्मद गजनबी जो है लूटना पुटना पसंद किया, वहीं अल बरूनी जो है किताब लेखन का काम किए, और ये महान विद्वान हुए, फारसी भाषा के कवि हुए। 1018 में आए थे। किताबुल हिंद इनके एक लेख हैं जो काफी बार आपको डायरेक्ट पूछता है, किताबुल हिंद या भारत, है ना, किताबुल हिंद या भारत का इतिहास, इस प्रकार से इसका हिंदी निकल
चलता है। तो इनके लेखक कौन है, तो आप बता देते हो अल-बरूनी, है ना। इसके अलावा सभी शास्त्रीय भाषा में सबसे नवीन दर्जा प्राप्त करने वाला भाषा कौन सा है, ये पिछले रेलवे एग्जाम की रीढ़ की हड्डी था ये, और हरित क्रांति, ठीक है। और इसके अलावा एक रेडॉक्स अभिक्रिया, ये तीनों चीज, है ना। तो ये आप भैया ओडिया भाषा जो है ये 2014 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा ग्रहण किया है। अन्य सभी भाषा जो है पहले ही कर लिए थे। शास्त्रीय भाषा 6 हैं, तमिल 2004 में आया, संस्कृत 2005 में, 2008 में 2 भाषा आया, कन्नड़ और तेलुगु, मलयालम 2013 में और ओडिसी 2014 में, ठीक है भैया। तो सबसे नवीन हो गया ओडिसी और सबसे पहला हो गया तमिल। इसके अलावा जो बच्चे ये बात नहीं जानते हैं, अगर मैं गारंटी लेता हूँ 100 में 99 बच्चे, या 99 ना कहिए 90 कहिए, क्योंकि 10 तो जरूर देखे होंगे, अगर क्वेश्चन नहीं देखे होंगे और अगर ये सेम क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में कि भाई सबसे पहले जो है किस शास्त्रीय भाषा को दर्जा मिला और कभी नहीं सुने हैं सपोज, है ना, तो जनरली बच्चा संस्कृत पे फाइट करेगा अपने कॉमन सेंस के थ्रू, लेकिन ऐसा नहीं है ना। इसके अलावा वर्ष 2020 में मराठी भाषा को जो है शास्त्रीय भाषा मनाने की मांग की गई थी, जब एक मराठी भाषा की सम्मेलन हो रही थी वहाँ पे, है ना। इनके अलावा शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त जो कौन करता है, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। और इस बार आपको याद होगा जो 75वां गणतंत्र दिवस हम मनाए हैं, तो वहाँ पे झांकी में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड जो है उड़ीसा राज्य को मिला है, और मिनिस्ट्रियल कैडर में संस्कृति मंत्रालय को ही दिया गया था। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक भाषा हिंदी बोली जाती है, दूसरे स्थान पे बंगाली और तीसरे स्थान पे मराठी है। दुनिया में सबसे अधिक भाषा जो बोली जाती है इंटरनेशनल लैंग्वेज ये है भैया इंग्लिश आता है तो आप बड़े आदमी हो, है ना। इसके अलावा दूसरे स्थान पे कौन सा भैया, दूसरे स्थान पे जो है मंदारिन कहाँ का है, चाइना का है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अंग्रेजी, फ्रांस, स्पेनिश, रशियन, चीनी, अरबी ये संयुक्त राष्ट्र संघ में आधिकारिक भाषा है, और जबकि कार्यकारी भाषा बता दिया था अंग्रेजी और फ्रेंच है। इनके अलावा भारत के पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश, इसका HDI इंडेक्स भी याद रखना जरूरी है, पिछले क्लास में हमने बता दिया था, क्योंकि ये क्वेश्चन ग्रुप डी में भी पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी देश का HDI रैंकिंग भारत से बेहतर है ना। तो 1-2 को छोड़ के सबका बेहतर है, इस बार का भी, है ना, 2023 वाला भी निकला है ना, तो जरूर देख ले भैया, है ना, बता दिया था 24 वाला, माफ कीजिएगा। तो इसके अलावा जो ये बांग्लादेश है ये इसका बांग्ला भाषा है, भूटान का जोंगखा है, नेपाल का नेपाली, बर्मा का बर्मी है, श्रीलंका का सिंहली और तमिल है ना, अफगानिस्तान का दारी या पश्तो है, म्यांमार का जो है, एक सेकेंड, म्यांमार का नहीं दिव्य ही होगा जी, है ना, बर्मा का ही तो नाम म्यांमार है, तो यहाँ पे लिख लेना मालदीव, है ना, मैं करेक्शन करके दूंगा, है ना, मालदीव का जो है दिवेही है ना, गोवा में कोंकणी भाषा। भारत ने मार्च 2023 में हैती से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित लाने के लिए जो ऑपरेशन चला उसका नाम क्या दिया गया, तो ऑपरेशन इंद्रावती नाम दिया गया है, हैती से जो लोगों को सुरक्षित घर ला रहे हैं उसके लिए, है ना। सूडान में जो भारतीय फंसे थे तो उसके लिए ऑपरेशन कावेरी चला गया था। यूक्रेन और रसिया जब घिर गए थे तो वहां पे जो भारतीय को सुरक्षित लाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया, इसका नाम क्या है, आप लोगों से ही जो है यहाँ पे मैं डिमांड कर लूंगा, थोड़ा सा बता देना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ और अभी तक भी इसकी असर चल ही रही है। इसके अलावा ऑपरेशन करुणा, ये म्यांमार में जो मोचा नामक तूफान आया था, है ना, ये हालांकि ये मैं कई बार बता दिया हूँ, आप जरूर थोड़ा सा स्मरण करें, जोर डालें अपने आप पे, है ना, जय गंगा मैया। इसके अलावा इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को सुरक्षित लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया 2023 में, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 17 के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है ना, तो समूह 17 में आपको क्या है, हेलोजन है, हेलोजन, गांव घर में शादी में हेलोजन जला दो, है ना, तो वो बल्ब वाला हेलोजन, यहाँ तत्व वाला हेलोजन, तो भैया ये इसके संयोजकता 1 होते हैं, ठीक है। आवर्त सारणी के बारे में सारा डाटा दे ही दिया हूँ, चलते हैं आगे सीधे। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 17 में जो हेलोजन ग्रुप हैं जिसकी संयोजकता 1 होती है, इससे और भी क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्वेश्चन बनते हैं, आवर्त सारणी में सबसे अधिक जो विद्युत ऋणात्मकता होती है या निगेटिव तत्व, ये आपका फ्लोरीन है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता जो इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन रखता है, ये आपका क्लोरीन है। तो ये दोनों कहाँ पे मिलेगा आपको, है ना, हेलोजन ग्रुप में मिलेगा। एक और मिलेगा Br, ब्रोमीन। ये क्या होता है, ये कमरे के टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाए जाने वाली जो है अधातु तत्व है, और धातु तत्व कौन सा है, पारा है ना। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 2 क्या कहलाते हैं, अल्कलाइन पृथ्वी मेटल कहलाते हैं, अर्थ अल्कलाइन मेटल कहलाते हैं। इसकी संयोजकता 2 होती है, ठीक है। किसी भी तत्व के सबसे बाहरी कोष में उपस्थित
इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, या तो वैलेंसी कहते हैं या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो अभिक्रिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन ही होता है, यानी अभिक्रिया में यही भाग लेते हैं। आपसे कई दफा एग्जामिनर पास्ट में क्वेश्चन किया है। परमाणु के सभी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 2n², है ना 2n², KLMN अगर आप रख लें तो k पहली तो माना तो 2 गुने 1 का स्क्वायर। अगर पहले कक्षा की बात करेंगे तो 2 होगा इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, है ना। दूसरे सेल की बात करेंगे तो 2 गुने 2 का स्क्वायर यानी 8 होगा। तीसरे में 9 दूना 18 और चौथे में 16 दूना के 32 हो जाएगा। न्यूलैंडस का अष्टक का नियम कहां तक लागू होती थी, तो सिर्फ कैल्शियम तक लागू होती थी, है ना। तो ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित संस्थाओं तथा उनके मुख्यालय के साथ किसका मिलान सही किया गया है, ट्राई का दिल्ली, पहला आंसर सही है, ट्राई का दिल्ली में ही है ना। टेलीकॉम वाला तो दिल्ली में है। जब बात बाकी इरडाई का जो है ये हैदराबाद में है, सेबी का बंबई में है और नाबार्ड का भी बंबई में है। ठीक है भाई, अब इसके फुल फॉर्म पे जरा गौर फरमाएंगे। आज भी ये क्वेश्चन सब पुराना नहीं होगा। सार्क वगैरह, एशियन वगैरह, इन नाटो वगैरह, इन सब का भी फुल फॉर्म जरूर याद रखें। नीति आयोग, है ना। तो ये सब फुल फॉर्म जो याद ही जो मतलब आप याद रखे होंगे वो नहीं रखा हूँ। बाद बाकी ट्राई का टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्थापना की बात करेंगे 97 में होती है। मुख्यालय जनवरी में है, मुख्यालय दिल्ली में है और जनवरी 2024 में इसमें जो चीफ बने हैं ये अनिल कुमार लाहौटी साहब बने हैं। इरडाई का मुख्यालय कहाँ पे है, हैदराबाद में। स्थापना कब होती है, 1999 में। मल्होत्रा समिति इस पे काम किया था, मल्होत्रा समिति, है ना। तभी आपसे पूछा जाता है कि ये मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है, तो आप कहते हो बीमा क्षेत्र से। ठीक है। एक वो राजा चलैया पूछा जाता है, तो राजा चलैया जो है ये आपका जो है टैक्स से संबंधित है। नरसिम्हा समिति, राजा चलैया समिति, मल्होत्रा समिति, भगवती समिति, है ना, शिवरामन समिति, आबिद हुसैन समिति, है ना, विजय केलेकर समिति, ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम में भाई, है ना। तो ये 1999 में हुआ था। ये बीमा क्षेत्र में काम करता है। देवाशीष पांडा वर्तमान में इरडा के हेड है। सेबी सभी जानते हैं, शेयर बाजार वाला, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मुख्यालय बम्बे। 1988 में जो है स्थापना हुआ था। 1992 में जो है दर्जा दिया गया था। वर्तमान में अध्यक्ष माधवीपुरी और ये प्रथम अध्यक्षा भी है, तो इन्हें भी ध्यान जरूर रखेंगे। नाबार्ड के जो अध्यक्ष हैं, नाबार्ड के अभी जो अध्यक्ष है, चलो निकल गया मुंह से तो ठीक है, KG सजी, है ना, KG सजी है। यहाँ पे मैं लिख नहीं पाया, याद रखिएगा। नाबार्ड का होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये कृषि सेक्टर की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था है। स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति के अनुशंसा पे हुआ था। हेडक्वार्टर मुख्यालय जो है इनका मुंबई में है। ये जो है ग्रामीण बैंक इत्यादि के जो है मदद से काम करते हैं। सिडबी, ये क्या होता है भाई, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 1990 में स्थापना हुआ था। लखनऊ में हेडक्वार्टर है। आबिद हुसैन समिति इस पे काम किया था। वर्तमान में इसमें इसके हेड एस रमना है। इनके अलावा नहाय, ये क्या रोड वाला है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना 1995 में हुआ था, है ना। इसके अलावा BRO आप सभी जानते हैं, आजकल ये लैमलाइट की विषय बन गई। BRO काफी चर्चा में रहते हैं, जगह जगह पे रोड वगैरह बनवा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय से संबंधित संस्था है BRO। स्थापना 1960 में होती है। स्थापना का श्रेय जो है जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है। क्या काम है भाई, तटवर्ती इलाके में रोड बनाना तथा उसका देखरेख करना। बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव किसने रखी थी, तो भैया ये जो है एनी बेसेंट ने रखी थी। देखिए यही जो है कॉलेज बाद में चल के BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो आजकल हम देखते हैं बना था। ठीक है। तो अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान ने किया था। बाद में यही वाला जो संस्था है वो आपका नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया और 1921 में इसे दर्जा भी दे दिया गया। 1920 में जो है नाम पड़ा, 1921 में दर्जा मिला। इनके अलावा शांति निकेतन के फाउंडर अगर कहेंगे तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिता ही हैं, है ना। लेकिन अगर वास्तविक फाउंडर कहा जाता है, अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर रविन्द्रनाथ टैगोर, क्योंकि पढ़ाना जो है इन्होंने ही स्टार्ट किया था 1901-2 ईस्वी से। ठीक है भैया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। अब ये जो है यूनेस्को के अंदर चला गया 2023 में और ये जो इसका क्रमांक है यूनेस्को में जाने का 41वां, जरूर ध्यान रखें। 1921 आते आते यही जो है आपका शांति निकेतन विश्व भारती बन गया, है ना। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1916 में महामाना यानी मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 विवेकानंद साहब किए थे। ज्योतिबा फुले ने बालिकाओं के लिए पहले विद्यालय की स्थापना 1848 महाराष्ट्र में किए थे और ज्योतिबा फुले को ही इंडिया में प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में जाना जाता है। ये सत्यशोधक समाज के फाउंडर देखिए ज्योतिबा फुले कह दिया है ना। देखिए ये जो आपका है ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले होगा एक्चुअली यहाँ पे। ठीक है, सावित्रीबाई फुले होगा, मैं ठीक करके दूंगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जो सावित्रीबाई फुले जो स्कूल खोली बालिकाओं के लिए, वो ज्योतिबा फुले की पत्नी थी, जो सत्यशोधक समाज के फाउंडर भी हैं।
ठीक है। एनी बेसेंट और तिलक ने होम रूल लीग का संचालन किए थे 1916 में। पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को कब मनाया गया था? तो 1973 में। कौन सा सम्मेलन था वो? स्वीडन सम्मेलन, है ना। तो 1973 में जो पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया उसका थीम रखा गया ओनली वन अर्थ, एक ही पृथ्वी। तो इसीलिए 2022 में जब स्वीडन सम्मेलन के 50 वर्ष पूरे हो गए तो ओनली वन अर्थ जो है इसका थीम रखा गया था 2022 के लिए, देख लीजिएगा, है ना भैया। ये क्वेश्चन इसलिए रखा हूं क्योंकि मैं एग्जामिनर की नस पकड़ना चाहता हूं। जैसे कि अभी आपने एक एग्जाम में देखा कि मेंडेलीव की, है ना, जो है आवर्त सारणी हाल ही के वर्ष में कितनी भी वर्षगांठ मनाए हैं, तो 150वां मनाया था, जैसे कि 1869 में जो है मेंडेलीव की आवर्त सारणी बन के तैयार हुए थे। तो उसी प्रकार से ये क्वेश्चन का मैं फैक्ट यहाँ पे रखा हूँ। बाद बाकी 22 मार्च को आप मनाते हो जल दिवस, 22 अप्रैल को मनाते हो पृथ्वी दिवस, 22 मई को मनाते हो आप जैव विविधता दिवस, 2 फरवरी को मनाते हो आप विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 16 सितंबर को ओजोन दिवस। इसके अलावा पहला बार योगा दिवस 2015 मनाया गया। कब मनाया जाता है? 21 जून को। भारत में स्वच्छता कार्यक्रम और नमामि गंगे कार्यक्रम और जो आपका बैंक वाला जो जनधन योजना, ये तीनों 2014 में आया था, ध्यान रखेंगे, है ना। तीनों मोदी साहब की पहले शुरुआती। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद में जो आपका डीपीएसपी है 48 और 49 की झलक देखने को मिलता है या फिर उसी के जैसा उपबंध किए गए हैं? देखिए मौलिक कर्तव्य के अंदर की बात कर रहा है, जो आपके 48 और 49 आर्टिकल में चीज है उसके जैसा चीज होना चाहिए। तो ये आपका आर्टिकल 51A के आई में है, यानी आर्टिकल 51A के 9वां भाग में सेम चीज को दर्शाया गया है। ये क्या है भैया? देखिए मौलिक कर्तव्य जो आपका आर्टिकल 48 है और 49 है, ये क्या कहता है? ये अहिंसा पे जोर डालता है, यानी कोई भी दुधारू मवेशी या कोई भी मवेशी या कोई भी जीव हो उसकी जो है हत्या निषेध है। इसके अलावा 49 में क्या कहता है कि जो भी सार्वजनिक हित के स्थल है, जैसे रेलवे स्टेशन, स्कूल, तो उनके जो आपके मतलब जो भी चीज है जो सबकी हित की है, सबके लिए सार्वजनिक है, उसकी रक्षा करना या संरक्षण प्रदान करना। तो इन दोनों चीज की मिली जुली झलक आपको आर्टिकल 51A के आई में मिलेगा, अहिंसा और सार्वजनिक स्थल की रक्षा। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन मैंने बनाया है, आने वाले दिन में जो है आपको दिखेगा। भारतीय संविधान के भाग 4 डीपीएसपी 36 से 51 तक है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसमें 3 प्रकार की व्यवस्था किए गए हैं, गांधीवादी सिद्धांत, उदारबौद्धिक और समाजवादी सिद्धांत। डीपीएसपी क्या है? परिवर्तनीय नहीं होती है, लेकिन जो फंडामेंटल राइट है वो विशेष परिस्थिति में बदला जा सकता है, कुछ एक आर्टिकल को छोड़ के, जैसे 20, 21 ये सब आर्टिकल कभी नहीं बदलते हैं। ठीक है भाई, चाहे कोई भी स्थिति हो। इसके अलावा अनुच्छेद 48 गोहत्या निषेध, अहिंसा हो गया, और 49 सार्वजनिक हित की संरक्षण। तो इन दोनों को जो है आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? आई में। हमने कहा 51 के ए के आई में, तो सीधे आई के पास चलते हैं। आई यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए सार्वजनिक हित, संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, तो दोनों की झलक आपको दिख गया। तो आने वाले समय में एग्जामिनर का दिमाग हो सकता है। ठीक है भाई, और बाद बाकी ये सीट तो आप लेंगे ही, तो आप वहां से देख लीजिएगा, बाद बाकी कई बार आपने क्लास में और भी देखा होगा। डीपीएसपी के अनुच्छेद 45 जो है, इसमें क्या कहा गया है? शिक्षा संबंधित प्रावधान है। शिक्षा संबंधित प्रावधान की जो है कि भाई 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था होगी। उसी प्रकार से बात है आर्टिकल 51 21 के ए। 21 का ए कहाँ मिलेगा? मौलिक अधिकार में मिलेगा। कैसे पता है आपको? क्योंकि 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार की बात करता है। तो 21 ए जो है, इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना उस बच्चे का फंडामेंटल राइट है। सेम बात जो है आर्टिकल 51A के 11वां पार्ट यानी अंतिम मौलिक कर्तव्य में भी यही बात कहा गया है, लेकिन ये बात लागू होता है पेरेंट्स के ऊपर। ठीक है, ये पेरेंट्स के ऊपर लागू होता है कि भाई उसको शिक्षा दिलाएगा, उनका कर्तव्य है। ये बच्चे के ऊपर लागू होता है जिनको शिक्षा लेना है, कि उनका फंडामेंटल राइट है कि भाई फ्री में शिक्षा ले। और ये डीपीएसपी के अंतर्गत ये बात होता है कि राज्य भाई शिक्षा की व्यवस्था करवाएगा। डीपीएसपी का मतलब ही क्या होता है कि राज्य पे लागू होता है कि भाई इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है भाई, और इसका उद्देश्य भी पूछा जाता है, तो आप क्या बोलते हो? कल्याणकारी राज्य बनाना या फिर बनाने के राह पर ले जाना। संविधान के मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा में जोड़ा गया था। शुरुआत में 10 प्रकार के, लेकिन अभी कितना जो कहां रखे गए? तो 4 के में। और किस देश के संविधान से ले गए हैं? रूस के संविधान से। ये जो 86वां संविधान संशोधन है, ये 2002 में आता है। इसी के थ्रू जो आप आर्टिकल 2 ऊपर में देखे, है ना, ये दोनों आर्टिकल की चीजों को जोड़ा गया। आर्टिकल 51A के 11 को जोड़ा गया और 21A में जो है चीजों को रखा गया। ये 86वां संविधान संशोधन की देन है। बांस, साल, शीशम इत्यादि किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? समशीतोष्ण पर्णपाती। पर्णपाती मतलब पतझड़ी। ठीक है, देखिए जो सदाबहार
सदाबहार वन होता है उसमें कितना वर्षा होगा, तो वर्षा के आधार पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा सालाना सदाबहार में, 200 सेंटीमीटर तक वर्षा जो है आपका होगा पतझड़ी में। और मैनग्रोव वन को आप ज्वारीय वन भी कहते हो, यहाँ पे अलग से लिखा गया है। मरुस्थलीय वन में 50 सेंटीमीटर तक वर्षा या फिर उससे भी कम वर्षा होती है। अब यहाँ पे है, यहाँ पे जो मैंने बताया था शुरुआत में कि भैया आप सब समझ जाओगे कैसे स्ट्रक्चर लिखा जाता है, ये चीज़ यहाँ देखोगे तो थोड़ा थाम के सुन लेना भाई, है ना, आपको ही काम आएगा। एथिलीन की संरचना में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, ये वाला पाई, है ना, और एक वो आपका इस प्रकार से होता है, इसे कहा जाता है सिग्मा बॉन्ड और इसे कहते हैं पाई बॉन्ड। ठीक है, पाई तो आप सभी जानते हो, है ना, 3.14 या 22/7, है ना, तो उसी प्रकार से तो एथिलीन में जो पाई बॉन्ड की संख्या होगी ये होंगी 1, है ना। अब एथिलीन का सूत्र क्या होता है भाई, जिसे इथेन कहते हैं उसे एथिलीन कहते हैं, है ना। तो इथेन किस में आएगा, एल्कीन में आएगा। इथीन एक्चुअली ये इथेन नहीं है, इथीन है, इथीन, है ना, CnH2n वाले ग्रुप का मेंबर है ये। तो n का वैल्यू जब 2 रखोगे तो C का वैल्यू हो गया C2 और H का हो गया 4, तो मीथेन के बाद क्या आया था, इथेन, तो यहाँ क्या हो गया, इथीन। तो ये इथीन का सूत्र है यहाँ पे। अब ये इथीन का स्ट्रक्चर है आपके सामने, ठीक है। अब आइए इसे समझते हैं कि हम ऐसे ही क्यों लिखते हैं, हम कहीं भी क्यों नहीं लिख देते हैं। देखिए ऐसा है कि एक कार्बन को चाहिए 4 चीज, है ना, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन चीज है। एक कार्बन को चाहिए 4 हाइड्रोजन संतुष्ट होने के लिए। ऑक्सीजन को चाहिए 2, ठीक है, ऑक्सीजन को चाहिए 2, नाइट्रोजन को चाहिए 3, इतना में से आपका काम खत्म हो जाता है। कार्बन को चाहिए 4, ऑक्सीजन को चाहिए 2, नाइट्रोजन को चाहिए 3, है ना। बुक में क्या लिखा है, क्या किताबी भाषा है, इन तथ्यों से दूर रहे, है ना भैया। मैं सिर्फ समझाने की प्रयास से ही पढ़ाता हूँ, आप समझ गए, वही पढ़ाई आपके लिए बेटर है, क्योंकि आपको, है ना, PhD नहीं करना है, नौकरी लेना है, ठीक है। तो देखिए कार्बन को चाहिए 4, ऑक्सीजन को 2 और नाइट्रोजन को 3, बिल्कुल देहाती भाषा में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए कार्बन को ऐसे लिखा है ये, है ना। इसके अलावा यहाँ पे इसका सूत्र है C2H4। अपने पास हाइड्रोजन कितने हैं, तो मात्र 4 ही हाइड्रोजन है, हमने ये चारों हाइड्रोजन लिख दिया, है ना, चारों हाइड्रोजन लिख दिया। अब इस कार्बन को 4 को हाइड्रोजन तो मिल ही नहीं रहा है ना। एक सिंगल बॉन्ड को 1 हाइड्रोजन मानेंगे, डबल बॉन्ड को 2 हाइड्रोजन मानेंगे, है ना। डबल एक जगह ऐसा लिखा है इसका मतलब सिंगल बॉन्ड होता है, इसका मतलब आप समझिएगा कि 1 हाइड्रोजन है यहाँ। अगर ऐसा लिखा है इसका होता है डबल बॉन्ड, यहाँ पे समझिएगा कि 2 हाइड्रोजन है। और ऐसा लिखा है तो ये होता है ट्रिपल बॉन्ड, इसका मतलब समझिएगा कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अब मैं इतना मिटा देता हूँ, फिर से आता हूँ। देखिए ये कार्बन है, ये एक कार्बन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ है, यहाँ है। हाइड्रोजन जितना था खत्म हो गया। लेकिन मैंने कहा भाई कार्बन को चाहिए 4 हाइड्रोजन, है ना। तो ये कार्बन की अगर बात कर लें तो 1 हाइड्रोजन ये मिला, 1 ये मिला, तो 2 तो और चाहिए ना, तो इसीलिए इस बीच में एक डबल बॉन्ड से जोड़ दिए। तो ये भी कार्बन को 2 तो हाइड्रोजन, आप यहाँ पे 1 ई वाला दिख रहा है, कलर बदल देता हूँ समझ में आएगा। देखो 1 तो ये वाला दिख रहा है, 1 ये वाला दिख रहा है, और मैंने कहा था कि भाई डबल बॉन्ड को 2 हाइड्रोजन मानो, तो ये हो गया 2 हाइड्रोजन, तो इसको हो गया 4। अब इस कार्बन के लिए बात करें तो ये इधर 2 हाइड्रोजन यहाँ से मिला इसको, और 1 यहाँ से, 1 यहाँ से, तो 4। तो 4 के संतुष्टि के लिए इसी फॉर्म में से लिखा जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं कि पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड से इस का क्या रिलेशन है। तो इसका सीधा रिलेशन है। अगर रिलेशन नहीं हुआ ना भाई साहब तो जज साहब बता दे रहा हूँ, नौकरी खा लूंगा, ठीक है भैया। तो आइए रिलेशन है, दिखाता हूँ कैसे। जॉली LLB आपने देखा होगा। देखिए कैसे होता है कि जो भी आपका एल्केन समूह है, जो भी एल्केन समूह है, एल्केन समूह अभी आप परख लिए हैं CnH2n+2 वाला। मैं मीथेन का सूत्र ले लेता हूँ, CH4 होता है ना। तो जो भी मीथेन है, इथेन है, C2H कितना 2 6 हो जाएगा, जो भी है एल्केन समूह का, इसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही मिलेगा। यानी सिग्मा बॉन्ड यानी एकल बंधन, है ना, यानी सिंगल बॉन्ड कहिए या सिग्मा बॉन्ड कहिए, सेम ही चीज होता है। तो ये वाले जो भी एल्केन वाला ग्रुप है यानी CnH2n+2 से निर्मित जो भी तत्व हैं ये सब में आपको सिग्मा बॉन्ड या, है ना, सिंगल बॉन्ड मिलेगा। इसमें पाई बॉन्ड की जिक्र नहीं आएगी, गांठ बांध लो, ठीक है। तो ऐसे भी ऑप्शन आप छांट सकते हो कि भाई ये एल्केन ग्रुप का है तो इसमें तो पाई बॉन्ड होगा ही नहीं, ठीक है, समझ गए। अब जो है बात हो गई है बात वाली। अब देखिए जो डबल बॉन्ड होती है, नीचे समझेंगे, है ना। और अभी आपने समझा कि भाई एल्केन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही होता है, पाई बॉन्ड नहीं होता है। अब जो एल्कीन और एल्काइन बचा, इसमें सिग्मा बॉन्ड भी होता है और पाई बॉन्ड भी होता है। इतना आपने समझ गया। जिस प्रकार से आप वहां समझे थे कि भाई एल्कीन संतृप्त है, बाद बाकी एल्कीन और एल्काइन जो है असंतृप्त है, सेम यहाँ भी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने सिंगल बॉन्ड को दर्शाया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। हालांकि ये नीचे होना चाहिए, ये सिंगल इस प्रकार से नहीं होता, इस प्रकार से होता है, ठीक है। लेकिन ये लिखा नहीं पाया इसीलिए मैं यहाँ लिखा हूँ। और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दिखाया गया है।
एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, अगर एक डबल बॉन्ड है तो वहां पे एक सिग्मा बॉन्ड भी होगा और एक पाई बॉन्ड भी होगा, है ना। इसके अलावा ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें दो पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे। तो इस वाले केस में ऊपर में आ जाते हैं। फिर से स्ट्रक्चर के पास जरा आंख पे फोटो खींच लीजिए इस चीज का, ठीक है। एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड आता है डबल बॉन्ड के अंदर। तो इस क्वेश्चन को क्या पूछा था भैया, जरा आ जाते हैं। यहाँ पे पूछा है कि पाई बॉन्ड की संख्या कितने हैं दिए गए स्ट्रक्चर में, यानी C2H4 के अंदर। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसमें एक पाई बॉन्ड भी है और एक सिग्मा बॉन्ड भी है, ठीक है। ये सिग्मा इसमें टच रहेगा और खाली सिग्मा बॉन्ड तो एक, एक दो, एक तीन, एक चार गो सिग्मा बॉन्ड और है। तो अगर इसी क्वेश्चन में सिग्मा बॉन्ड पूछे कितना है तो 5 है और पाई बॉन्ड पूछे कितना है तो 1 है। आप समझ गए भैया, है ना। 4 सिग्मा बॉन्ड तो ये है, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। और डबल बॉन्ड में क्या पाया जाता है तो एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, है ना। तो पाई बॉन्ड हो गया भैया 1 और सिग्मा बॉन्ड हो गया भैया 5 इस वाले स्ट्रक्चर में। आज के बाद भूलना मत, ठीक है भाई, समझ रहे हो। ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसमें 2 पाई बॉन्ड रहेगा, सिंपल, है ना। अगला है, निम्नलिखित में से भारत के प्रमुख खनिज उत्पादक क्षेत्र के उत्पादन के किसका मिलान गलत किया गया है ना। तो गलत है। कोलार गोल्डफील्ड कर्नाटक में है, खेतरी राजस्थान में, मलाजखंड यहाँ पे आपके मध्य प्रदेश के अंदर है, वहाँ तांबा मिलता है। 2023 तक आंकड़े के अनुसार सबसे अधिक तांबा जो है आपका मध्य प्रदेश में ही होता है। उड़ीसा राज्य में जो है लोहा का होता है, लेकिन लोहा में सबसे अधिक उत्पादन अभी जो है आपका उड़ीसा ही कर रहा है, माफ कीजिएगा, है ना। मैं चाहता हूँ 1 घंटे के अंदर समाप्त कर दूँ। इसके अलावा प्रसिद्ध तुमलापल्ली जादूगोरा यूरेनियम खान है, ये कहाँ पे मिलेगा तो तुमलापल्ली आंध्र प्रदेश में और जादूगोरा झारखंड में। दोस्तों ये थे वीडियो, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, कोई भी बच्चे ई बुक, PDF, DSSC, रेलवे, SSC किसी चीज के लिए चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज करें। जय हिंद, हम मिलेंगे अगले वीडियो में।